सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्यूशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीओसी। टीओसी जो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है ना। तो इसका जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। सिर्फ सुनना है वीडियो को। नोट्स वगैरह आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाएंगे इसके। तो आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले टीओसी क्या होता है और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। अच्छा, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? सिंपल तरीके से समझाऊं? हाँ हाँ, सिंपल तरीके से समझाओ, मतलब जितना आसान हो सके। ठीक है, देखो, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर कितना कुछ कर सकता है और क्या नहीं कर सकता ये बताता है। जैसे हम समझते हैं कि इंसान क्या क्या काम कर सकते हैं, वैसे ही ये हमें बताता है कि कंप्यूटर्स कितने पावरफुल हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम ये जान सकते हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है और कौन से नहीं। इसकी मदद से हम कंप्यूटर्स को बेटर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। बढ़िया। अब हम चलते हैं इसके कंटेंट्स की ओर, जो कि पहला यूनिट है हमारा, इंट्रोडक्शन टू द ऑटोमेटा थ्योरी। तो इसके अंदर सबसे पहला सवाल यही है कि ऑटोमेटा थ्योरी क्या होता है और रियल लाइफ एग्जांपल से ऑटोमेटा ऑटोमेटा मशीन्स थ्योरी, को कैसे समझें। देखो, ऑटोमेटा थियरी में हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की स्टडी करते हैं। इसको ऐसे समझो कि ये एक तरह की इमेजिनरी मशीन है जो सिंपल से रूल्स फॉलो करती है। रियल लाइफ में तुम वेंडिंग मशीन्स या ट्रैफिक लाइट्स की मिसाल ले सकते हो। वो भी एक तरह की ऑटोमेटा है क्योंकि वो स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करके इनपुट के हिसाब से आउटपुट देती है। बढ़िया। और एग्जांपल्स को कैसे समझें, जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, एलिवेटर, वेंडिंग मशीन। एग्जैक्टली, जैसे ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर टाइम के हिसाब से लाइट्स चेंज करता है, या एलिवेटर बटन्स दबाने पर अलग अलग फ्लोर्स पर जाता है, या वेंडिंग मशीन पैसे डालने पर स्नैक्स या ड्रिंक्स देती है। ये सभी एग्जांपल्स ऑटोमेटा के हैं जो डिफाइंड रूल्स को फॉलो करके काम करते हैं। बढ़िया। अब फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है एंड हाउ इट इज यूज एज अ लैंग्वेज एक्सेप्टर। फाइनाइट ऑटोमेटा एक सिंपल मशीन है जिसके पास लिमिटेड स्टेट्स होती हैं। सोचो कि ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जो सिर्फ स्पेसिफिक नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। लैंग्वेज एक्सेप्टर के तौर पर ये चेक करता है कि दिए गए इनपुट सीक्वेंस उस मशीन के रूल्स को फॉलो करता है या नहीं। जैसे पासवर्ड चेक करने वाला सिस्टम सिर्फ सही पासवर्ड को एक्सेप्ट करता है, वैसे ही ये लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है। बढ़िया। अब फाइनाइट ऑटोमेटा एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में इनपुट को कन्वर्ट कर सकता है। जैसे एक सिंपल ट्रांसलेटर एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करता है, वैसे ही ये एक लैंग्वेज के पैटर्न्स को पहचान कर उसे दूसरे फॉर्मेट में बदल सकता है। ये कंपाइलर्स और टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम्स में यूज होता है। बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं मूरे मशीन्स क्या होते हैं, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में, है ना। एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे। मूर मशीन एक तरह की फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें आउटपुट सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है, इनपुट पर डिपेंड नहीं करता। इसको ऐसे समझो कि एक मशीन है जो हर स्टेट में पहुंचने पर एक स्पेसिफिक आउटपुट देती है। रियल लाइफ में इसके एग्जांपल्स जैसे काउंटर्स या सीक्वेंस डिटेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे एक काउंटर हर बार काउंट बढ़ने पर नया आउटपुट देता है। और मीली मशीन क्या होता है, इसका कोई एग्जांपल। मीली मशीन भी एक तरह की फाइनाइट ऑटोमेटा है, लेकिन इसमें आउटपुट इनपुट और स्टेट दोनों पर डिपेंड करता है। जैसे एक मशीन डिफरेंट इनपुट्स और डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग आउटपुट देती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स में कीपैड सिस्टम्स या सिग्नल प्रोसेसर्स देख सकते हो। जैसे एक कीपैड में हर बटन दबाने पर अलग अलग आउटपुट मिलता है। बढ़िया। और अगर हम की डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या डिफरेंसेस है मील मशीन में और मूर मशीन में, अगर हम ऐसे 4-5 डिफरेंसेस समझा जाए तो। मैंने पहले भी बताया कि मूर मशीन में आउटपुट सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है, इनपुट पर नहीं। जबकि मीली मशीन में आउटपुट इनपुट और स्टेट दोनों पर डिपेंड करता है। मूर मशीन में आउटपुट हर स्टेट के लिए फिक्स होता है, जबकि मीली मशीन में इनपुट के हिसाब से आउटपुट बदल सकता है। इसके अलावा मूर मशीन जनरली थोड़ा सिंपल होता है और मिली मशीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें आउटपुट इनपुट पर डिपेंड करता है।
और कंपोजिट मशीन क्या होता है, इसका कोई से एग्जांपल समझा जाए तो? कंपोजिट मशीन कई सिंपल मशीन्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक मशीन का आउटपुट दूसरी मशीन का इनपुट बन जाता है। जैसे एक असेंबली लाइन में अलग अलग मशीन्स मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स में ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस या कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को देख सकते हो, जिसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स कंबाइन करके एक बड़ा काम करते हैं। बढ़िया। अब तो मुझे ये समझाओ, मीली मशीन को मूरे मशीन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इसके क्या स्टेप्स हैं? अगर कोई एग्जांपल लेके समझा पाओ तो और अच्छा है। मीली मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट करने के लिए हर स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग एक नया मूर मशीन बनाना पड़ता है। फिर हर इनपुट आउटपुट पेयर के लिए नए मूर स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। इसमें हर स्टेट के लिए आउटपुट को सेट किया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारे पास एक मीली मशीन है जो इनपुट के बेसिस पर आउटपुट देता है, हम उसको मूर मशीन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हर स्टेट के लिए फिक्स्ड आउटपुट डिफाइन करके। जैसे अगर कोई बेसिक एग्जांपल से समझे तो? सिंपल एग्जाम्पल, एक मीली मशीन जो इनपुट 0 और 1 लेता है और स्टेट ए और बी में मूव करता है। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 मिलता है, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 मिलता है। इसको मूर मशीन में कन्वर्ट करने के लिए हम हर स्टेट के लिए नया स्टेट बनाएंगे, जैसे A0, A1, B0, B1। हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग फिक्स्ड आउटपुट सेट करके हम इसे मूर मशीन में बदल सकते हैं। बढ़िया। अब हम अगर ये समझे तो मूर मशीन को मिली मशीन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मूर मशीन को मिली मशीन में कन्वर्ट करना भी पॉसिबल है। इसके लिए हम हर मूर स्टेट के लिए एक मिली स्टेट बनाते हैं और आउटपुट को ट्रांजिशंस पर डिफाइन करते हैं। हर स्टेट और इनपुट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से नया स्टेट और आउटपुट डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक मूर मशीन है तो हम उसे मिली मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हर ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट डिफाइन करके। तो अभी मैं जो अभी हमने पढ़ा है पहला यूनिट, उसकी समरी जल्दी जल्दी से तुम एक क्विक रिकैप दे दो। जैसे टॉपिक में बता दे रहा हूँ, ऑटोमेटा थ्योरी, फाइनाइट ऑटोमेटा, मूर मशीन, मीली मशीन, कंपोजिट मशीन एंड इनके कन्वर्जन, इनके रियल लाइफ एग्जांपल के साथ फटाफट हमें एक समरी दे दो। चल ठीक है बॉस, तो पहला यूनिट का क्विक रिकैप करते हैं। अपन ने देखा था कि ऑटोमेटा थ्योरी क्या होती है, मतलब मशीनों को समझना, उनके काम करने का तरीका। फिर अपन आए फाइनाइट ऑटोमेटा पे। ये छोटी छोटी मशीनें होती हैं जो कुछ खास काम करती हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करना। इसमें दो टाइप थे, एक थी मूर मशीन जो आउटपुट सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता था, जैसे वेंडिंग मशीन, और दूसरी थी मिली मशीन जो आउटपुट इनपुट और स्टेट दोनों पे डिपेंड करता था, जैसे पुराने टेलीफोन सिस्टम। फिर अपन ने इन दोनों का कन्वर्जन भी सीखा, कैसे एक को दूसरे में बदल सकते हैं। तो बस यही था अपने पहले यूनिट का क्रक्स। समझा ना कुछ? हाँ, बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं, इनके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की ओर डिस्कशन करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड ये कैसे काम करता है हाँ, जरूर। लैंग्वेज एक्सेप्टर की तरह। तो इसके क्या क्या फीचर्स ये हैं, क्या क्या स्टेट्स हैं, वो सारी चीजें बता दें। और एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे रही हूँ आप। हाँ हाँ, पूरा स्टार्ट करो। बिल्कुल। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? एक सिंपल मशीन होती है जो कुछ खास लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है। मतलब ये चेक करती है कि कोई स्ट्रिंग या पैटर्न उस लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं। ये मशीन अलग अलग स्टेट्स में होती है और इनपुट के हिसाब से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है। इसमें फाइनल स्टेट होती है। अगर मशीन फाइनल स्टेट में पहुंच जाती है तो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है, अगर नहीं पहुंचती तो रिजेक्ट करती है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, एक इनिशियल स्टेट होती है और कुछ फाइनल स्टेट्स होती हैं। हर स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का रूल डिफाइन होता है। इसे ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है जैसे एटीएम मशीन। आप जब पिन डालते हैं तो मशीन अलग अलग स्टेट्स में जाती है। सही पिन डालने पर आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं। अगर हम एटीएम मशीन को ही एग्जांपल समझना चाहे फाइनाइट ऑटोमेशन को, तो इसमें जो लिखा है ना कि सेट ऑफ स्टेट, इनपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, एक स्टार्ट स्टेट भी होता है, फिर एक फाइनल स्टेट भी होता है। तो इन सबको कैसे समझे एटीएम मशीन एग्जांपल के साथ? बिल्कुल, समझो। एटीएम मशीन के मामले में स्टेट्स वो अलग अलग हालतें होती हैं जिसमें मशीन रह सकती है, जैसे रेडी टू एक्सेप्ट कार्ड, एंटर पिन, चूज ट्रांजैक्शन। ये सब स्टेट्स हैं।
इनपुट अल्फाबेट मतलब वो चीजें जो मशीन एक्सेप्ट कर सकती है, जैसे कार्ड डालना, पिन नंबर डालना या बटन्स दबाना। ट्रांजिशन फंक्शन मतलब जब आप कुछ इनपुट डालते हैं तो मशीन किस स्टेट में जाती है, जैसे पिन डालने के बाद मशीन चेक वाली स्टेट में जाती है। स्टार्ट स्टेट वो होती है जहां से शुरुआत होती है, जैसे रेडी टू एक्सेप्ट कार्ड। और फाइनल स्टेट वो होती है जहां पहुंचकर मशीन सक्सेसफुल मानी जाती है, जैसे कैश निकालने के लिए तैयार। समझ में आया ना? बढ़िया। अगर हम समझना चाहें कि मस्त। मीली मशीन और मूर मशीन में क्या डिफरेंसेस होते हैं एग्जांपल के साथ, तो ऐसे 5 डिफरेंसेस बता दो। अरे बिल्कुल। तो मिली मशीन और मूर मशीन में 5 मेन डिफरेंसेस हैं। पहला, मिली मशीन का आउटपुट इनपुट और स्टेट दोनों पर डिपेंड करता है, जबकि मूर मशीन का आउटपुट सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है। दूसरा, मिली मशीन का आउटपुट ट्रांजिशन के दौरान आता है और मूर मशीन का आउटपुट स्टेट में आने पे मिलता है। तीसरा, मिली मशीन थोड़ी ज्यादा एफिशिएंट होती है क्योंकि ये कम स्टेट्स में काम कर सकती है। चौथा, मूर मशीन ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती है क्योंकि उसका आउटपुट सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। पांचवा, एग्जाम्पल के तौर पर मिली मशीन में आप कीबोर्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां आप जो की प्रेस करते हैं और मशीन जिस स्टेट में होती है उसके हिसाब से आउटपुट मिलता है। और मूर मशीन में आप ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां लाइट का कलर सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना? बढ़िया। अब हम समझते हैं चलो। ऑटोमेटा थ्योरी को और इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन को, और कंप्यूटर साइंस में इंपॉर्टेंट क्यों है। जरूर। ऑटोमेटा थ्योरी कंप्यूटर साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ये हमें मशीनों और उनकी कैपेबिलिटीज को समझने में मदद करती है। इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, जैसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंपाइलर डिजाइन, नेटवर्क्स प्रोटोकॉल डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थ्योरी हमें यह समझने में मदद करती है कि कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस की फंडामेंटल्स को समझने में मदद करती है और नए टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हेल्प करती है। ये एक बेस की तरह काम करती है जिस पर बाकी रिसर्च और डेवलपमेंट बिल्ड होता है। ठीक है ना? हाँ, बढ़िया। अच्छा, इसमें जो की कॉन्सेप्ट है कि ठीक है। स्टेट्स, इनपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन और फाइनल स्टेट, तो ये सब क्या होते हैं। स्टेट्स मतलब मशीन की अलग अलग हालतें, जैसे ऑन या ऑफ। इनपुट अल्फाबेट वो चीजें होती हैं जो मशीन एक्सेप्ट कर सकती है, जैसे 0 या 1। ट्रांजिशंस मतलब मशीन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाती है जब कोई इनपुट मिलता है। और फाइनल स्टेट वो होती है जहां पहुंचकर मशीन सक्सेसफुल मानी जाती है, जैसे एटीएम में पिन एक्सेप्ट होने के बाद। समझ गए ना? बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं इसके अरे अगले अगले यूनिट की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो क्या होता है फाइनाइट ठीक है, ऑटोमेटा और इसके क्या टाइप्स होते हैं। और उसके एग्जाम्पल भी बता दूंगा। हाँ हाँ, बताओ। चल सुन। फाइनाइट ऑटोमेटा के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी डीएफए, और दूसरा होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी एनएफए। डीएफए में हर स्टेट से एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजिशन होता है, यानी साफ पता होता है कि मशीन किस स्टेट में जाएगी, जैसे एक सिंपल लाइट का स्विच, या तो ऑन या तो ऑफ। एनएफए में एक स्टेट से एक इनपुट के लिए मल्टीपल ट्रांजिशंस हो सकते हैं, या हो सकता है कोई ट्रांजिशन ही ना हो, मतलब मशीन अनसर्टेन होती है, जैसे मल्टीपल रास्ते चूज करना। तो बस यही 2 मेन टाइप्स हैं, समझे ना? तो इस हिसाब से इनमें अगर कोई 5-6 डिफरेंसेस, तो क्या क्या बता सकते हैं। बिल्कुल, 5-6 डिफरेंसेस ये रहे। डीएफए में हर स्टेट से एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजिशन होता है, जबकि एनएफए में मल्टीपल हो सकते हैं। डीएफए ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि उसकी स्टेट ट्रांजिशंस फिक्स होती हैं, और एनएफए अनसर्टेन होता है। डीएफए को इंप्लीमेंट करना थोड़ा आसान होता है और एनएफए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। डीएफए के लिए कम मेमोरी चाहिए होती है और एनएफए के लिए ज्यादा। डीएफए के एग्जाम्पल में आप ट्रैफिक लाइट को समझ सकते हैं और एनएफए में आप मल्टीपल रास्तों वाले मैप को समझ सकते हैं। डीएफए में सिर्फ एक ही कंप्यूटेशन पाथ होता है और एनएफए में कई सारे हो सकते हैं। ये मेन डिफरेंसेस है। क्लियर हुआ ना? बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं जो है इसके बहुत। क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो डिफरेंस तो हमने जी पढ़ लिया बताइए। एग्जांपल के साथ। अब हम ये समझते हैं कि प्रोसेस क्या होता है एनडीएफए को एक डीएफए में कन्वर्ट करने का, और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। बिल्कुल। तो एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ये होता है कि अपन एनएफए की सभी पॉसिबल स्टेट कॉम्बिनेशंस को मिलाकर डीएफए की नई स्टेट्स बनाते हैं, जिसे सबसेट कंस्ट्रक्शन कहते हैं।
फिर उन नई स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशंस डिफाइन करते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि डीएफए को कंप्यूटर पर ज़्यादा आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो डिटर्मिनिस्टिक होता है और एनएफए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। डीएफए हर इनपुट के लिए एक फिक्स स्टेट पर जाता है, जिससे प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। समझ गए ना? बढ़िया। बस अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स। जी बिल्कुल। डीएफए का मिनिमाइजेशन मतलब एक डीएफए को उसके सबसे छोटी स्टेट्स वाले डीएफए में बदलना, जिसमें वही लैंग्वेज एक्सेप्ट होती हो। इसका मेन मकसद यह है कि मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाए और मेमोरी कम लगे। इसके स्टेप्स ये हैं। पहले आप सारी अनरीचेबल स्टेट्स को हटा देते हैं। फिर आप स्टेट्स को उनके आउटपुट के हिसाब से ग्रुप करते हैं, यानी जो स्टेट्स सेम आउटपुट देती हैं उन्हें एक ग्रुप में रखते हैं। फिर आप इन ग्रुप्स को और डिवाइड करते हैं उनके ट्रांजिशंस के हिसाब से, और ये तब तक करते रहते हैं जब तक कोई नया डिवीजन पॉसिबल ना हो। आखिर में आपके पास स्टेट्स का एक सेट बचता है जो मिनिमम होता है, और यही मिनिमम डीएफए होता है। समझ गए ना? बढ़िया। और अगर हम बात करें First कि class। एक रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं एंड देयर रिलेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा, तो ये बहुत आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो। आसान भाषा में समझो, रेगुलर एक्सप्रेशंस एक तरह के पैटर्न होते हैं जिनसे अपन लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे फोन नंबर का फॉर्मेट या ईमेल एड्रेस का स्ट्रक्चर। और फाइनाइट ऑटोमेटा जो अपन ने बात की थी, वो मशीनें होती हैं जो इन पैटर्न्स को पहचानती हैं। इन दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, और हर फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब आप किसी भी पैटर्न को मशीन से पहचान सकते हैं और मशीन को पैटर्न से बता सकते हैं। एक तरह से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। समझ गए ना? हाँ, तो जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस के, तो इसके रियल लाइफ एग्जांपल जो लिखा है एप्लीकेशन में, लिखा है सर्च इंजन, कोड एडिटर, लेक्सिकल एनालाइजर, वैलिडेशन फॉर्म। इसको समझा दो। अरे यार, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स तो एकदम चुलबुले हैं। जैसे सर्च इंजन ले लो, उसमें तुम जो वर्ड डालते हो ना, वो रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह ही काम करता है और तुम्हारे से लिए सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ लाता है, जैसे तुम्हारा छुपा हुआ खजाना ढूंढ निकालता है। फिर कोड एडिटर देखो, उसमें जो अपन कोड लिखते हैं ना, वो उसको चेक करता है कि सब सही लिखा है या नहीं। और फिर लेक्सिकल एनालाइजर, वो तो जैसे टीचर होता है ना, जो हमारी सारी गलतियां ढूंढता है, वैसे ही कोड की एक एक चीज को चेक करता है। और फिर फॉर्म वैलिडेशन, अरे वो तो जैसे हमारे क्लास में होता था ना, जो फॉर्म भरते टाइम देखता था कि हमने सब कुछ सही भरा या नहीं। तो ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन के कमाल हैं। बड़े काम की चीज है भाई। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज आर्डन्स थ्योरम एंड हाउ इट इज यूज्ड टू यार, फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशंस फ्रॉम ऑटोमेटा। हाँ यार, आर्डन थ्योरम तो एकदम मजेदार चीज है। जैसे अपन कोई गेम खेल रहे होते हैं ना, और रास्ता ढूंढना होता है, वैसे ये थ्योरम हमें ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने का तरीका बताती है। ये एकदम मैथमेटिकल जुगाड़ है जो हमें एक इक्वेशन सॉल्व करके ऑटोमेटा का सीक्रेट बताता है। तो तुम मान के चलो कि ऑटोमेटा एक पहेली है और ये थ्योरम उसकी चाबी है, जिससे तुम उस पहेली को खोल सकते हो। तो इसके क्या स्टेप्स हैं और क्या यूज केसेस? भाई, इसके स्टेप्स एकदम सिंपल हैं। पहले तुम्हें ऑटोमेटा का एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा हर स्टेट के लिए। फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है आर्डन थ्योरम लगाकर, जैसे तुम स्कूल में मैथ्स के सवाल सॉल्व करते थे। और आखिर में तुम्हें एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जो उस ऑटोमेटा को पूरी तरह समझाएगा, जैसे किसी खजाने का नक्शा मिल जाए। इसके यूज केसेस तो बहुत सारे हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझना या फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को डिजाइन करना। मतलब ये समझो कि ये एक ऐसा टूल है जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान बना देता है। अब हम ग्रामर को समझते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रामर को। तो इसमें लिखा है वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल, स्टार्ट सिंबल। ये 4 टपल्स क्या होते हैं? हाँ यार, ग्रामर के ये 4 टपल्स तो एकदम धांसू चीज हैं। ये मिलकर ग्रामर का पूरा ढांचा बनाते हैं। वेरिएबल तो वो होते हैं जैसे क्लास के बच्चे, जिनके नाम अलग अलग होते हैं और वो बदलते रहते हैं। टर्मिनल वो पक्के वाले दोस्त होते हैं जो कभी नहीं बदलते। प्रोडक्शन रूल तो क्लास के रूल्स की तरह होते हैं, जो बताते हैं कि कौन किससे कैसे मिल सकता है। और स्टार्ट सिंबल वो मॉनिटर होता है जो पूरे क्लास को शुरू करता है। तो इन चारों के मिलने से ही पूरी ग्रामर बनती है। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को समझते हैं पूरा अच्छे से एग्जांपल के साथ। ओके भाई, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो एकदम धाकड़ चीज है। ये ऐसी ग्रामर होती है जिसमें प्रोडक्शन रूल्स अकेले ही काम करते हैं,
उनको किसी दूसरे के साथ रहने की जरूरत नहीं होती। जैसे एक ऐसा खिलाड़ी जो अकेले ही पूरा मैच जीत सकता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे अंग्रेजी भाषा, उसमें हर वाक्य अपनी जगह पूरा होता है, किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं करता। तो ये होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो अकेले ही अपना काम कर सकती है। बढ़िया। और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होता है? हाँ यार, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर थोड़ी नखरीली टाइप होती है। इसको हमेशा दूसरों के साथ रहने की जरूरत होती है, अकेले काम नहीं कर सकती। जैसे क्लास का वो बच्चा जो हमेशा ग्रुप में रहता है और अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसके रूल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ये ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। जैसे कि साइंटिफिक लैंग्वेजेस, उनमें हर वर्ड का मतलब उसके आसपास के शब्दों पर डिपेंड करता है। तो ये समझो कि ये ऐसी ग्रामर है जिसे हमेशा दूसरों का साथ चाहिए। बढ़िया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर, डिस्कशन करते हैं। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ भाई, मैं एकदम तैयार हूं। ले दे डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पूछो जो पूछना है, अपन दोनों मिलके इसके सारे सवालों के जवाब देंगे मस्ती के साथ और फनी तरीके। हाँ हाँ, तो जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर्स इन चॉम्स्की हायरार्की एंड सुटेबल एग्जांपल के साथ, जैसे इसमें लिखा है टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इन सबको अच्छे से पॉइंट्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। ओके दोस्त, चॉम्स्की हायरार्की तो ग्रामर का पूरा सिस्टम है। जैसे क्लास के बच्चों की लिस्ट होती है ना, वैसे ही इसमें ग्रामर्स को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। टाइप 0 ग्रामर तो एकदम फ्री स्टाइल होती है, कोई रूल्स नहीं, जैसे कुछ भी बोल दो। इसमें रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस आती हैं। फिर आता है टाइप 1 ग्रामर, जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती है। इसमें रूल्स थोड़े सख्त होते हैं और इसे कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस। टाइप 2 ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है। इसमें रूल्स थोड़े इजी होते हैं और ग्रामर अकेले ही काम कर सकती है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और आखिर में आती है टाइप 3 ग्रामर, जो रेगुलर होती है। इसमें रूल्स बहुत सिंपल होते हैं और ये सबसे इजी ग्रामर है, जैसे सिंपल सर्च स्ट्रिंग्स। तो ये है हमारे चॉम्स्की हायरार्की के टाइप्स, एकदम मस्ट फिल्टर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एम्बिग्विटी इन ग्रामर एंड गिव एग्जांपल ऑफ एम्बिगुअस ग्रामर एंड हाउ एम्बिग्विटी कैन बी रिजॉल्व। एम्बिग्विटी यार, जैसे डबल मीनिंग वाला जोक होता है ना, वैसे ही ग्रामर में होती है। मतलब एक ही वाक्य के कई मतलब निकल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लो, अगर हम कहें मैंने एक पुरानी कार देखी जो बहुत स्लो थी, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कार पुरानी थी और स्लो थी, या फिर कार पुरानी थी और मैंने उसको स्लो दिखा। तो ये होती है एम्बिग्विटी। इसको सॉल्व करने के लिए हम ग्रामर रूल्स को बदल सकते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा रूल्स लगा सकते हैं ताकि एक ही मतलब निकले। जैसे हम ब्रैकेट लगा सकते हैं या फिर शब्दों को बदलकर क्लियर कर सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। बढ़िया। और कुछ? हाँ बिल्कुल। और कुछ पूछना है क्या? अपन रेडी हैं अगले सवाल के लिए, तुम बस पूछो। Why it matters ambiguity in grammar? हाँ, एम्बिग्विटी का मैटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ग्रामर को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर किसी वाक्य के कई मतलब निकल सकते हैं, तो कंप्यूटर या इंसान उसको गलत तरीके से समझ सकते हैं और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर कोई कमांड क्लियर नहीं है, तो कंप्यूटर कुछ और ही कर सकता है और रिजल्ट गलत आ सकता है। इसलिए ग्रामर को एम्बिग्विटी फ्री बनाना बहुत जरूरी है, ताकि सब कुछ क्लियर और सही से हो। Describe the process of simplifying context-free grammar and how are null and unit production removed. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई करना एकदम फिल्टर लगाने जैसा है। जैसे हम चाय को छानते हैं ना, वैसे ही ग्रामर को साफ करते हैं ताकि वो आसान हो जाए। सबसे पहले हम नल प्रोडक्शंस को हटाते हैं, यानी वो रूल्स जो किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे खाली चाय पत्ती। फिर हम यूनिट प्रोडक्शंस को हटाते हैं, यानी वो रूल्स जो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में बदलते हैं, जैसे चाय को बस पानी में बदलना। इन रूल्स को हटाने से ग्रामर सिंपल और क्लियर हो जाती है, जैसे छानने के बाद चाय एकदम साफ। तो ये स्टेप्स फॉलो करके हम ग्रामर को और आसान बना सकते हैं। बढ़िया। What are the Chomsky normal form यानी CNF and GNF and how can be CFG can be converted to CNF or GNF?
चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म तो ग्रामर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं। जैसे रूल्स होते हैं ना हर चीज के लिए, वैसे ही ये ग्रामर के लिए हैं। तो इनके बारे में और भी बता दो, क्या इनके फॉर्म्स हैं हाँ। और साथ में स्टेप्स टू कन्वर्जन। जरूर भाई। CNF यानी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, इसमें प्रोडक्शन रूल्स सिर्फ दो तरह के होते हैं। या तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स को प्रोड्यूस करता है, या फिर एक वेरिएबल एक टर्मिनल को प्रोड्यूस करता है। जैसे फिक्स्ड फॉर्मूले होते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हम नल प्रोडक्शंस और यूनिट प्रोडक्शंस को हटाते हैं, फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल्स डालते हैं ताकि सारे प्रोडक्शंस CNF फॉर्मेट में आ जाए। और GNF यानी ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म, इसमें हर प्रोडक्शन एक वेरिएबल से शुरू होता है और उसके बाद एक टर्मिनल या फिर सिर्फ वेरिएबल्स आते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले CNF में बदलना पड़ता है और फिर रूल्स को इस फॉर्मेट में लाना होता है। तो ये होते हैं इनके फॉर्म्स और कन्वर्ट करने के स्टेप्स। अच्छा, ये बताओ अरे! डेरिवेशन ट्रीज क्या होते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CFGs एंड व्हाट इज देयर रोल इन सिंटैक्स एनालिसिस एंड हाउ डज एम्बिग्यूटी रिलेट टू देम। डेरिवेशन ट्रीज तो एकदम डायग्राम जैसे होते हैं यार, जो बताते हैं कि कोई वाक्य कैसे बनता है। जैसे क्लास का फैमिली ट्री होता है ना, वैसे ये ट्री वाक्य के स्ट्रक्चर को दिखाता है। सिंटैक्स एनालिसिस में ये ट्री बहुत काम का आता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वाक्य सही बना या नहीं। और एम्बिग्विटी इन ट्री से जुड़ी होती है, क्योंकि अगर वाक्य के कई मतलब निकल सकते हैं तो उसके कई डेरिवेशन ट्रीज बन सकते हैं। जैसे एक चीज के कई रास्ते होते हैं ना, वैसे ही एम्बिग्विटी के कई ट्रीज बन सकते हैं। तो ये ट्रीज हमें वाक्य को समझने में हेल्प करते हैं और एम्बिग्विटी को देखने में भी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला चैप्टर है, पुश डाउन बिल्कुल। ऑटोमेटा। पीडीए क्या होता है, रियल लाइफ से इसको कैसे समझा जाए। अरे सुनो भाई, पीडीए मतलब तुम्हारा दिमाग समझो। जैसे तुम कोई काम करते हो तो दिमाग में स्टेप्स याद रखते हो, वैसे ही पीडीए भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, एक स्टैक के जैसे। जैसे तुम नोटबुक्स को एक के ऊपर एक रखते हो, वैसे ही ये डेटा को स्टैक में रखता है और जब चाहिए निकाल लेता है। एकदम स्मार्ट कंप्यूटर है ये। और रियल लाइफ के साथ इसकी जो है कोई एग्जांपल बता दो। अरे बिल्कुल, जैसे तुम फोन पर बात करते हो और बीच में कोई दूसरा फोन आ जाए, तो तुम पहली बात को स्टैक पर डाल देते हो और दूसरे फोन का जवाब देते हो। फिर जब वो खत्म हो जाता है तो पहली वाली बात पे वापस आ जाते हो। बस यही तो काम करता है पीडीए। मेमोरी को स्टैक की तरह यूज करता है ताकि काम आराम से होता रहे। बढ़िया। फॉर्मल डेफिनेशन में जैसे इसके पीडीए के 7 टपल्स होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं और साथ में उनके क्या यूज केसेस हैं। हाँ बिल्कुल, पीडीए के 7 टपल्स होते हैं। पहला इनपुट सिंबल्स, मतलब जो तुम उसे बताते हो। दूसरा स्टैक सिंबल्स, जो स्टैक में रखते हो। तीसरा स्टेट्स, मतलब उसकी अलग अलग हालत। चौथा ट्रांजिशन फंक्शन, जो बताता है कि कैसे चलेगा। पांचवा स्टार्ट स्टेट, जहां से शुरू होता है। छठवां स्टैक सिंबल, जो स्टैक में पहले से होता है। और सातवां एक्सेप्ट स्टेट, मतलब काम पूरा होने की हालत। ये सब मिलके पीडीए को चलाते हैं। जैसे तुम्हारा दिमाग प्लानिंग करता है ना, वैसे ही। और टाइप्स ऑफ पीडीए क्या होते हैं। देख भाई, पीडीए 2 टाइप का होता है। एक तो है डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, जो एकदम सीधा चलता है, जैसे तुमने बता दिया वैसे ही काम करेगा। और दूसरा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, जो थोड़ा फिल्मी है, मतलब एक साथ कई रास्तों पर सोच सकता है, जैसे सपने देखते हो ना, वैसा ही। पर दोनों का काम सेम ही है, लैंग्वेज को पहचानना। तो ऐसे इसमें क्या 5 डिफरेंसेस हैं और कौन सा ज्यादा पावरफुल है। 5 मेन डिफरेंस है। एक तो डिटर्मिनिस्टिक सिर्फ एक रास्ते पर चलता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक कई रास्तों पर जा सकता है। दूसरा, डिटर्मिनिस्टिक थोड़ा सिंपल होता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स। तीसरा, डिटर्मिनिस्टिक तेज काम करता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक थोड़ा स्लो। चौथा, डिटर्मिनिस्टिक कम मेमोरी यूज करता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ज्यादा। और पांचवा, डिटर्मिनिस्टिक सिर्फ कुछ लैंग्वेजेस को समझता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ज्यादा लैंग्वेजेस को। इसलिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक ज्यादा पावरफुल माने जाता है, क्योंकि वो ज्यादा लैंग्वेजेस को हैंडल कर सकता है। बढ़िया।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर आगे। एक्सप्लेन हाउ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यानी CFG कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ PDA। अरे एकदम इजी है। जैसे तुम रेसिपी से खाना बनाते हो ना, वैसे ही CFG से PDA बनता है। CFG में रूल्स होते हैं और PDA उन रूल्स को फॉलो करके लैंग्वेज को पहचानता है। बस हर रूल को PDA के एक ट्रांजिशन में बदल देते हैं और PDA स्टैक का यूज करके चेक करता है कि इनपुट लैंग्वेज का है या नहीं। एकदम सिंपल फंडा है। बढ़िया। हाउ कैन अ PDA कन्वर्टेड टू इनटू अ इक्विवेलेंट CFG। इसमें क्या है, जैसे रेसिपी से खाना बनाते हो वैसे खाने से रेसिपी बना सकते हो। PDA के हर स्टेट और ट्रांजिशन को CFG के रूल्स में बदल देते हैं और फिर CFG उसी लैंग्वेज को पहचानता है जो PDA पहचानता था। बस रूल्स को उल्टा करके नई रेसिपी बना देते हैं। हो गया। एंड व्हाट इज द पेट्रीनेट मॉडल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ PDA। भाई ये पेट्रीनेट मॉडल ना एक ग्राफ की तरह होता है जिसमें प्लेसेस और ट्रांजिशंस होते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता। इसमें इंफॉर्मेशन टोकन्स की तरह होती है जो प्लेसेस पर रहती है और ट्रांजिशंस उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। PDA से अलग इसलिए है क्योंकि ये एक साथ कई काम कर सकता है, जैसे मल्टीटास्किंग करते हो ना वैसा ही, और ये प्रोसेस को दिखाने के लिए ज्यादा अच्छा है। इससे क्या कंपोनेंट्स है, जैसे लिखा है इसमें प्लेसेस, ट्रांजिशन, आर्क्स एंड टोकन। भाई पेट्रीनेट के कंपोनेंट्स है प्लेसेस जो इंफॉर्मेशन को रखते हैं, ट्रांजिशंस जो प्रोसेस को दिखाते हैं, और आर्क्स जो प्लेसेस और ट्रांजिशंस को जोड़ते हैं। जैसे रोड मैप में जगह, चौराहे और रास्ते होते हैं ना, वैसे ही इसमें ये सब काम करते हैं। एकदम क्लियर। बढ़िया। और इनमें डिफरेंसेस की बात करें, ऐसे 5-6 डिफरेंसेस क्या होंगे। तो देख 5-6 डिफरेंस है। PDA स्टैक यूज करता है जबकि पेट्रीनेट टोकन्स को। PDA एक साथ एक ही काम कर सकता है और पेट्रीनेट कई काम। PDA लैंग्वेज को पहचानने के लिए होता है और पेट्रीनेट प्रोसेस को दिखाने के लिए। PDA थोड़ा सिंपल होता है और पेट्रीनेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स। PDA कम मेमोरी यूज करता है और पेट्रीनेट ज्यादा। और PDA सिर्फ कुछ लैंग्वेजेस को समझता है और पेट्रीनेट ज्यादा। तो ये है मेन डिफरेंसेस। पेट्रीनेट की जरूरत क्यों पड़ी थी और मतलब कब, ये क्या PDA के बाद ही बना था। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि PDA सिर्फ एक ही काम कर सकता था और प्रोसेस को दिखाने के लिए सही नहीं था। पेट्रीनेट को कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए बनाया गया था जो एक साथ कई काम करते हैं। और हाँ, ये PDA के बाद बना था ताकि मल्टीटास्किंग सिस्टम को अच्छे से मॉडल किया जा सके। बढ़िया। अब हम अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है ट्यूरिंग मशीन्स। तो ट्यूरिंग मशीन्स क्या अच्छा। होते हैं और इनके कंपोनेंट क्या होते हैं और रियल लाइफ से कैसे समझें। ट्यूरिंग मशीन मतलब एक एकदम पावरफुल कंप्यूटर जो कुछ भी कैलकुलेट कर सकता है। इसमें एक टेप होती है जिस पर इनपुट लिखा होता है और एक हेड होता है जो उसे रीड करता है और राइट करता है। जैसे तुम कॉपी पर लिखते हो ना, वैसा ही। इसमें स्टेट्स भी होती हैं जो उसकी हालत बताती हैं और ट्रांजिशन रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि कैसे चलेगा। रियल लाइफ में ये तुम्हारे कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है जो कुछ भी प्रोसेस कर सकता है। क्या सच में कोई एग्जांपल है ट्यूरिंग मशीन्स का आज के टाइम पे, जैसे कैसे समझा जाए। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा कंप्यूटर जो है वो एक ट्यूरिंग मशीन का एग्जाम्पल है। जैसे उसमें भी टेप की तरह मेमोरी होती है जो इनपुट और आउटपुट को स्टोर करती है, और CPU हेड की तरह काम करता है जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। ये मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प करता है। तो तुम्हारा कंप्यूटर ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है ट्यूरिंग मशीन का। और टेक्निक्स क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन, जैसे इसमें लिखा है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, मल्टीपल ट्यूरिंग मशीन, मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन, मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। तो भाई ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए कई टेक्निक्स हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन जो किसी भी दूसरे ट्यूरिंग मशीन का काम कर सकती है, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन जिसमें कई टेप्स होती हैं, मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन जिसमें कई हेड्स होते हैं, और मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन जिसमें टेप मल्टीपल डायमेंशंस में होती है। ये सब टेक्निक्स ट्यूरिंग मशीन को और भी पावरफुल बनाती हैं। ट्यूरिंग मशीन जो है किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्या एक क्वांटम कंप्यूटर भी ट्यूरिंग मशीन मतलब वो भी है क्या। ट्यूरिंग मशीन सारी कैलकुलेटेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है,
मतलब जो भी कैलकुलेशन हो सकती है उसे ये सॉल्व कर सकता है। और हाँ, क्वांटम कंप्यूटर भी एक तरह का ट्यूरिंग मशीन ही है, लेकिन ये क्लासिकल कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकते, जैसे क्रिप्टोग्राफी और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस। क्वांटम कंप्यूटर इन सब कामों को बहुत तेजी से कर सकता है जो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकते। बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन कंप्यूटेशनल थ्योरी। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिन्हें सॉल्व करना मुश्किल होता है पर चेक करना आसान है। मतलब किसी ने अगर कोई सॉल्यूशन दे दिया तो तुम जल्दी से चेक कर सकते हो कि वो सही है या नहीं। ये प्रॉब्लम्स कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चैलेंजिंग है, और अगर हमें इनमें से किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया तो हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स को क्लासिफाई करने में मदद करती हैं और बताती हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करना है। बढ़िया। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। डिफाइन द डिसाइबिलिटी अरे एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ Turing machine and difference between the decidable and undecidable languages. Provide the examples. हाँ बिल्कुल। तो डिसाइडेबिलिटी का मतलब यह है कि क्या हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन है जो किसी भी इनपुट स्ट्रिंग को चेक करके ये बता सके कि वो उस लैंग्वेज में है या नहीं, और हमेशा हाँ या ना में जवाब दे, मतलब वो कभी रुके नहीं और हमेशा फाइनल जवाब दे, तो वो लैंग्वेज होती है डिसाइडेबल। और जो लैंग्वेज ऐसी नहीं है उसे कहते हैं अनडिसाइडेबल। जैसे एक डिसाइडेबल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है सारी स्ट्रिंग्स जिनमें ए आता है। हम एक ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं जो बस ए ढूंढेगा, और अगर उसे ए मिल गया तो वो हाँ बोलेगा वरना ना। और अनडिसाइडेबल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है हॉल्टिंग प्रॉब्लम, जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी प्रोग्राम कभी रुकेगा या नहीं। तो बस यही डिफरेंस है। And explain the halting problem and the post correspondence problem. Why they are important in the theory of computation. ठीक है, तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम यह है कि हम ये पता नहीं लगा सकते कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी इनपुट पर कभी रुकेगा या नहीं। और पोस्ट करेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम यह है कि हमें डोमिनोज के 2 लिस्ट दिए जाते हैं और हमें पता लगाना होता है कि क्या हम उन्हें ऐसे जमा सकते हैं कि दोनों लिस्ट के स्ट्रिंग्स मैच करें। ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाती हैं कि कंप्यूटर की क्या लिमिटेशंस है। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें कोई भी कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। ये हमें ये समझने में मदद करती हैं कि क्या चीज कंप्यूटेबल है और क्या नहीं। तो ऐसी अभी क्या क्या चीजें हैं जो कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता? हाँ, जैसे कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम मैंने बताया, वो ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि राइस का थ्योरम जो कहता है कि कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी के लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या कोई प्रोग्राम उसे सेटिस्फाई करता है या नहीं। बेसिकली कुछ चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि कंप्यूटर उन्हें हमेशा सॉल्व नहीं कर सकता। बढ़िया। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा और सारी चीजें समझ में आई होंगी ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में। कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डिस्कशन हो, आप कमेंट कर सकते हो, है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो या सवाल हो तो पूछ लेना। ऑटोमेटा थ्योरी या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में कुछ भी जानना हो तो बेझिझक पूछना। मिलते हैं अगली बार। हाँ, तो चलो एंड करते हैं वीडियो को, और फिर कोई एक जोक हो स्टूडेंट्स को सुना दो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, तो उनको मजा आ जाए, और फिर एंड करते हैं उनके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट बोल के। अरे एकदम बढ़िया वीडियो। तो सुनो स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट था जो एग्जाम में लिख रहा था। टीचर ने पूछा क्या लिख रहे हो, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया सर मैं अपने दपनों के बारे में लिख रहा हूं। टीचर ने कहा लेकिन तुम्हारी कॉपी तो खाली है। तो स्टूडेंट ने कहा सर क्योंकि मेरे सपने अभी तक पूरे नहीं हुए। सपनों के बारे में लिख रहा हूँ, सपने नहीं पूरे हुए हैं। अच्छा, एक और सुना दो फिर। जरूर, सुनो। बोलो बोलो। एक स्टूडेंट डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने पूछा कब से ये हो रहा है, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया पता नहीं सर, मैं भूल गया। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करना और टेंशन मत लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और पढ़ते रहो।